हेलो फ्रेंड्स। अभी तक हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में ये देखा कि लुई 16 किस तरह के इंसान थे और उनकी वाइफ कैसी थी, मैरी एंटोनेट। ये लोग दोनों बहुत खर्चीले थे, देश पे ऑलरेडी बहुत सारा लोन था। अब इसके बाद फिर लुई 16 ने किस तरह से कुछ डिसीजन लिए जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा कर्ज में आ गया फ्रांस। उसको पूरा करने के लिए लोगों ने टैक्स बढ़ाने की सोची और इससे जो थर्ड स्टेट था, यानी 3 स्टेट्स में तो पूरा सोसाइटी बटा हुआ था, तो उसमें जो थर्ड स्टेट था जिसमें गरीब तबके के ही लोग ज़्यादा थे, 90% लोग थे, वो लोग काफ़ी परेशानी में आ गए और चांसेस था ही कि अब रिवोल्ट में ही ये बदलेगा और वैसा ही हुआ भी आगे। और इस तरह से रिवोल्ट स्टार्ट हो गया और कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना और फिर आगे चल के कैसे मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में कन्वर्ट हुआ। वहाँ तक हम लोगों ने पूरा कर लिया था। अभी हम शुरू करेंगे जहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से फ्रांस जो है वो मोनार्की से रिपब्लिक में कन्वर्ट हुआ। मगर वहाँ तक जाने से पहले एक चीज़ आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा कि अगर आप हमारे स्लाइड्स का PDF चाहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एक क्विज चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं हमसे बात करना, टेलीग्राम लिंक आपका, उसका सबका लिंक और सब चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा और वहाँ से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई डाउट हो, कोई पॉइंट कहना हो, कुछ पूछना हो तो आप वहाँ से हमसे पूछ सकते हैं। तो आइए चलिए हम आगे देखते हैं कि कैसे फिर फ्रांस मोनार्की से यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से रिपब्लिक में चेंज हुआ। राइट, तो हुआ ये था कि लुई 16 ऐसे तो मान गया था, उसने जो इनका ये था कॉन्स्टिट्यूशन था उस पर साइन कर दिया, तो उसकी बातों को मान लिया था, लेकिन अंदर से तो वो बहुत ही दुखित था क्योंकि उसके पावर छिन गए थे, उसके पावर डिवाइड भी हो गए थे। तो ये चुप नहीं बैठा, ये क्या किया कि एक षड्यंत्र में लग गया। षड्यंत्र कैसा कि वो एक दो और कंट्री से बात करने लगा इस तरह की हम उसके जो फ्रांस में जो चीज़ें डेवलप हो रही थी इसको दबाने के लिए और अपना पुराना पावर को पाने के लिए। किससे बात किया? तो एक उस समय में बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री था, बहुत पावरफुल कंट्री था, प्रूसिया। अगर आप यहाँ मैप देख रहे हैं, अगर मैं आपको यहाँ ऐसे बताऊं, जस्ट मिनट में यहाँ से आपको पेन लेकर के अगर मैं समझा पाऊँ आपको, यहाँ देखिए ये फ्रांस रहा, राइट, और ये पिंक वाला ये वाला पोर्शन ये प्रूसिया है, राइट, और यहाँ पर ऑस्ट्रिया है जो उनका ससुराल हुआ करता था। तो ये मैप से कुछ आपको याद रखने में थोड़ा इजी होगा, इसलिए मैंने वहाँ पर मार्क कर दिया। और अब हम आगे देखते हैं कि चीज़ें और कैसे डेवलप हुई और आगे कैसे चीज़ें बढ़ी। तो लुई 16 entered into a secret negotiation with the kings of Prussia and made plans to send troops to put down the events that had been taking place since the summer of 1789। और सिर्फ प्रूसिया ही नहीं, इनफैक्ट फ्रांस के आसपास के भी कंट्री वहाँ नज़र बनाए रखे थे कि ऐसा ना हो कि उनके यहाँ इस तरह का कुछ प्रॉब्लम आए तो उसको कैसे हैंडल करेंगे। तो उनको अच्छा नहीं लग रहा था जो कुछ भी यहाँ डेवलपमेंट हो रहा था। सो दे वर ऑल्सो रेडी टू सेंड ट्रूप्स। लेकिन मुसीबत ये हो गई कि इसके पहले कि विदेशी आकर अटैक करते हैं, नेशनल असेंबली को ये बात पता चल गई और अप्रैल 1792 में दे डिक्लेयर वॉर, यानी कि जो फ्रांस की जनता थी उसने वॉर डिक्लेयर कर दिया अगेंस्ट प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया। नेशनल असेंबली ने किया। तो अब देखिए सिचुएशन क्या था कि यहाँ पे फ्रांस नहीं लड़ रहा था दूसरे कंट्री से, फिर अगर फ्रांस के लोग लड़ रहे थे प्रूसिया, ऑस्ट्रिया या दूसरे ट्रूप से। तो ऐसे में एंथुजियाज्म बड़े एकदम पीक पे था और एंथुजियाज्म को और बढ़ाने के लिए बहुत से तरह के पोइम्स लिखे गए, पोएट्री लिखे गए, ठीक है। और उसी में एक इस तरह का चीज़ था, एक ऐसा गाना था जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। अभी बताते हैं उसके बारे में। तो यहाँ हुआ ये कि रिएक्शन अमंग द फ्रेंच पीपल, तो थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स ज्वाइन द आर्मी। बहुत सारे वॉलंटियर्स आर्मी को ज्वाइन कर लिए और निकल पड़े लड़ने के लिए। फ्रेंच पीपल सॉ द वॉर एज वॉर ऑफ पुअर अगेंस्ट द किंग्स। अब ये जो लोग थे, यहाँ राजा का किसी राजा से लड़ाई नहीं हो रहा था, यहाँ आम जनता का लड़ाई हो रहा था राजा से। एक फीलिंग था कि हम राजा से लड़ना है हमको, और ऐसा ना हो कि हमारे जो भाई बंधु हैं वो कमज़ोर पड़ जाएं। हजारों हजार लोग निकल पड़े वॉलेंटियर के रूप में इस लड़ाई को जीतने के लिए। एक अजीब सा माहौल शुरू हो गया था
और ऐसे ही में मैं बता रहा था कि एंथुजियाज्म को वॉलंटियर्स sang पैट्रियोटिक सॉन्ग्स टू कीप अप देयर एंथुजियाज्म. वन सच सॉन्ग वाज मार्सिलेस. अब इसी में एक गाना था मार्सिलेस जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ. जब भी लोग गाते थे तो काफ़ी ज़्यादा उनको अपने देश के प्रति सम्मान बढ़ता था. या आप इसे ऐसे समझ सकते हैं ये इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ कि अगर आज की भाषा में हम बात करें तो ये वायरल हो गया था. राइट, मर्सीलेस. इसको लिखा किसने था? देखिए 1 नंबर का मार्क्स का ये क्वेश्चन है कि कौन सा गाना था. तो मार्सीलेस था. कंपोज किसके द्वारा था? तो रॉजेट डी लिस्ले ने इसको कंपोज किया था. तो दोनों याद रखेंगे दोनों बातों को. राइट, अब आगे बढ़ते हैं. अब ये रिवोल्यूशनरी वॉर जो हुआ इससे लॉसेस तो होगा, बहुत से लोग मारे गए. आखिर आम आदमी का लड़ाई राजा के साथ था, उनके पास ट्रूप, उनके पास इस तरह के आर्म्स एंड एम्युनिशंस थे जो आम आदमी के पास नहीं था. तो लॉसेस हुआ, इकोनॉमिक डिफिकल्टीज भी आई लोगों को. अब यहाँ पर मेन तो चले गए थे फ्रंट पे लड़ने के लिए, तो पीछे जो वीमेन थी उनका कंडीशन क्या था वो यहाँ सेकेंड पार्ट में लिखा हुआ है. व्हाइल द मेन वर अवे फाइटिंग द फ्रंट, वीमेन वर लेफ्ट टू कोप अप विद टास्क ऑफ अर्निंग अ लिविंग एंड लुकिंग आफ्टर देयर फैमिलीज. एक मुश्किल दौर आ गया था क्योंकि वो लोग तो लड़ाई में गए थे तो वहां से अर्न करके तो आना नहीं था, तो अर्निंग्स भी चाहिए थी, खाना तो था ही, छोटे बच्चे थे घर में. तो वुमेन के पास एक संकट ये हो गया कि हम किस तरह से कमाएं, हमें अर्निंग्स बढ़ानी है और हमें अपने परिवार को चलाना है. अ लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन वर कन्विंस्ड दैट द रेवोल्यूशन हैड टू बी कैरिड फर्दर. अब बहुत सारे लोग चाहते थे कि ये लड़ाई और आगे चले. इसका कारण क्या था? मतलब ये लड़ाई अगर जीत भी जाओ तो इसे रोकना नहीं है. ये राजा के अगेंस्ट और इस तरह की जो रेवोल्यूशनरी जो थॉट्स हैं ये अभी और आगे प्रोलॉन्ग होना चाहिए था. क्यों? एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गेव पॉलिटिकल राइट्स ओनली टू द रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी. अगर आपको याद होगा बात तो पूरी सोसाइटी को बांट दिया गया था एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन. एक्टिव सिटीजन में कौन थे? वो मेल. अब अगेन मेल डोमिनेटेड था, विमेन तो थी ही नहीं. तो मेल जो थे 25 ईयर्स से ऊपर जिनका एज था और जो थोड़े से रिच थे यानी कि एक सर्टेन पोर्शन टैक्स देने की स्थिति में थे, वो सब एक्टिव सिटीजन थे. तो वो लोग वोट दे सकते थे. उन लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में या उसमें कोई फेरबदल में उनका हाथ हो सकता था. विमेन बेचारी पीछे रह गई या जो गरीब लोग थे वो पीछे थे. तो ये चीजें ठीक नहीं लग रही थी लोगों को. राइट, तो ऐसे में क्या होता है, जनता जो थी अंदर से सब चीजों से खुश नहीं थी. फ्रेंच पीपल बहुत खुश नहीं थे. तो उन लोगों ने छोटे छोटे क्लब्स बना लिए जहां पर बैठ के वो अपनी बातें करते थे. पॉलिटिकल डिस्कशन होता था क्लब्स में. राइट, अलग अलग बहुत सारे क्लब्स बन गए थे. विमेन के भी क्लब बने थे, वो तो अराउंड 60 यानी कि 5 डजन से ज़्यादा क्लब्स थे विमेन के. लेकिन मेल क्लब्स जो थे वो ज़्यादा पॉइंट में यहाँ पर है, उसको समझिए पहले. तो जो बहुत डिफरेंट मेल क्लब्स थे उसमें एक क्लब था जैकोबिन क्लब. ये बहुत पॉपुलर हुआ. इसमें कौन लोग थे? इसमें ज्यादातर गरीब तबके के लोग थे. राइट, यह क्या होता था यहाँ देखिए. पॉलिटिकल क्लब्स बिकेम रैलिंग पॉइंट फॉर पीपल हु विश्ड टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्लान देयर ओन फॉर्म्स ऑफ एक्शन. और आपस में एक्शन को प्लान करते थे, हमको क्या करना है, कैसे करना है, गवर्नमेंट पॉलिसीज ऐसा है, ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ अच्छा नहीं है, हमें इसके लिए कोई एक्शन लेना चाहिए था. इस तरीके की बातें करते थे. इसमें एक बहुत बड़ा एक क्लब हुआ था, बहुत पॉपुलर भी हुआ था, वो था जैकोबिन क्लब. द मोस्ट सक्सेसफुल क्लब वॉज जैकोबिन क्लब. राइट, आगे देखते हैं. इसका बहुत बड़ा रोल है और इसने आगे क्या किया. अब यहाँ पर ये बताया हुआ कि विमेन टू हु हैड बीन एक्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड फॉर्म देयर ओन क्लब्स. तो विमेन का भी क्लब्स था, ये अराउंड 60 था जो मैंने आपको बताया. इन लोग का मेनली डिमांड ये था कि यार हम लोग को भी तो वोट देने का अधिकार दो, हम भी ग्रोन अप हैं, हम भी अच्छे से सोच समझ सकते हैं, हम भी कंट्री के फेवर में बातें सोच सकते हैं, फिर हमें वोट देने का तो अधिकार दो. तो थ्रू आउट इन लोग का यही डिमांड था कि हमें वोट देने का अधिकार दो, कुछ पॉलिटिकल राइट्स हमें दो, ताकि हमारा भी कुछ से रहे, इस तरीके की बातें. राइट, अब आगे क्या होता है आपको अभी मैंने बताया. द मोस्ट सक्सेसफुल क्लब वॉज जैकोबिन क्लब. राइट, जैकोबिन क्लब के लीडर थे मैक्समिलियन रॉब्सपेयर. ये याद रखिएगा, ये बड़े आगे चल के ये यही लीड करे हैं, इन्होंने ही लीड किया. सो मेंबर्स फ्रॉम लेस
प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, स्मॉल शॉपकीपर्स थे इसमें, आर्टिशंस थे इसमें, शू मेकर्स थे, पेस्ट्री कुक्स थे, बहुत सारे लोग थे जो छोटे ही तबके के लोग थे, ज़्यादातर पढ़े लिखे नहीं थे। और ज़्यादातर पढ़े लिखे नहीं होने के चलते क्या हुआ था कि ये लोग आपस में अपनी बात को एक दूसरे को पहुंचाने के लिए डिफरेंट सिंबल्स यूज करते थे। कई सिंबल्स थे लेकिन कुछ जो बड़े पॉपुलर थे वो ये था कि एक ब्रोकन चेन, ऐसे चेन बना हुआ था, ब्रोकन चेन, एंड दैट वाज अ सिंबॉलिक ऑफ फ्रीडम। फ्री, आप फ्री हो गए, चेन से आप टूट गए, इस तरह की बात है। क्योंकि पढ़े लिखे लोग नहीं थे, बातों को पहुंचाना था, वो लिख पढ़ नहीं सकते थे, तो फोटो भेज करके बताया जाता था कि ये जो साइकिल से, ये जो गवर्नमेंट का हम पर जो प्रेशर है, चीजें हैं, इसको हमें तोड़ना है, हमें चेन से बाहर होना है, फ्री होना है। इसी तरीके से कई सिंबल्स हैं। अब जैसे एक रेड फायरिचियन कैप, आप देखिए यहाँ पिक में आपको दिखेगा, ये रेड कैप पहना हुआ आदमी, राइट, ये जैकोबिन क्लब के इंसान थे। ये सिंबलाइज करता था लिबर्टी को, रेड कैप, लिबर्टी। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं। तो मेंबर्स फ्रॉम, और भी सिंबल्स थे, जैसे स्नेक बाइटिंग इट्स ओन टेल, और एक रिंग बनाता था, उसका क्या मतलब था, ये सब हम डील करेंगे, बट अभी हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के दूसरे पार्ट के लिए। सो मेंबर्स फ्रॉम द लेस प्रॉस्परस सेक्शंस इसमें थे। नाउ दे वर नोन एज सैंस क्यूलर्स। सैंस क्यूलर्स क्यों कहे जाते थे ये? क्योंकि फ्रांस में एक ट्रेंड था कि जो अमीर घर के लोग थे या जनरल लोग जो थे, वो एक नीब के ऊपर एक कैप पहनते थे और उससे थोड़े स्मार्ट लुक आता था उनका। ये लोग जो थे, जो जैकोबिन क्लब के थे, ये लोग वो नहीं पहनते थे, तो दूर से ही पता चल जाता था। इनके जो अटायर थे, जैसे ये लोग जो पैंट पहनते तो स्ट्राइप पैंट था, रेड कैप था, सैन क्यूलर्स थे, यानी कि वो नी कैप नहीं पहनते थे, दूर से ही पता चल जाता था ये जैकोबिन क्लब्स के मेंबर है, राइट। तो इसी तरीके से अब यहाँ दिया हुआ है, दे स्ट्राइप ट्राउजर्स टू सेट देम अपार्ट फ्रॉम फैशनेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, राइट। रेड कैप टू सिंबलाइज लिबर्टी। तो इस तरीके का था ये पिक, आप जरूर देख रहे हैं इसको, राइट। जैकोबिन क्लब के मेंबर इस तरह से दिखते थे। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैकोबिन क्लब, जैसे सभी क्लब में बात होती थी कि इस तरीके का सिचुएशन है, हम किस तरह से इस पर रिएक्ट करें, तो इसी में एक डिसीजन लिया गया। जैकोबिन्स वांटेड टू रिमूव द किंग एंड एस्टैब्लिश अ रिपब्लिक। अब ये चाहते थे कि मोनार्की या कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी हटाओ यार, हमें रिपब्लिक होना है। ये राजा का बेटा, फिर राजा, ये सब हटाओ, हम इलेक्ट करेंगे उन लोगों को जिनका हम पर राज चलेगा। अब आगे बढ़ता है सीन, बहुत घातक होने वाला है, राइट। तो 1792 दे प्लान्ड अ रिबेलियन विद अ लार्ज नंबर ऑफ पेरिसियंस, यानी पेरिस के लोगों को मिला करके एक बड़ा रेबेलियन इन्होंने प्लान किया, सीक्रेट प्लान था। और क्या हुआ, 10 अगस्त दे स्टॉर्म द पैलेस ऑफ द ट्यूलिरियस। यहां पे राजा रहता था, पैलेस ऑफ द ट्यूलिरियस, यहां राजा रानी रहते थे। अब 10 अगस्त को सब लोग घुस गए वहां और जाकर के जितने भी गार्ड्स थे उनको मार दिया और राजा रानी को बंधक बना करके वो ले आए, बंदी बना करके वो ले आए। बाद में इनको अब सोचा गया कि अब इनका करे क्या, तो इन पर एक ट्रायल चला ट्रेजन का, क्योंकि राजा ने क्या किया था, प्रूसिया के साथ बात की थी इन्हीं लोगों को दबाने के लिए, इसलिए जरूरी था इन पर एक मुकदमा चला ट्रेजन का, और राजा द किंग वॉज फाउंड गिल्टी। ऑन 21 जनवरी 1793 ही वॉज एग्जीक्यूटेड एट अ प्लेस। अब इस प्लेस का नाम था डीला कॉन्कॉर्ड। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके का जगह था जहाँ पर राजा को मार दिया गया, और कुछ ही दिनों बाद रानी का भी फेट वही हुआ, मैरी एंटोनेट को भी वहाँ पर मार दिया गया, राइट। इस तरीके से मारने के बाद वोटिंग राइट्स जो पहले 25 ईयर्स से ऊपर का था उसमें चेंज लाया गया, सफरेज में चेंज लाया गया। क्या लाया गया, अब 25 नहीं, अब 21 ईयर्स की एज का, और कोई भी आदमी, वो पैसे अमीर हो गरीब हो कोई भी हो, वो वोट दे सकता है। लेकिन फिर वीमेन सफरेज नहीं था, अभी भी मेल सफरेज था, मेल ही वोट कर सकते थे। अब सिचुएशन और दूसरा निकल जाएगा। देखिए, द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड कन्वेंशन। अब असेंबली का एक नाम इन्होंने चेंज किया, इन्होंने ये बोले कि अब ये कन्वेंशन कहलाएगा। 21 सितंबर 1792 और फ्रांस मोनार्की से बदल करके रिपब्लिकन हो गया। और फ्रेंड्स, रिपब्लिकन अगर आप नहीं जानते तो फिर मैं बता दूं आपको, थोड़ा सा बताया, अभी फिर बताता हूं। रिपब्लिक वो कंट्री होता है जिसमें पब्लिक अपना
हेड इलेक्ट करता है कि ये हमें चलाएंगे देश को। जैसे हमारा देश इंडिया, ये रिपब्लिक है, यहाँ प्रेसिडेंट का बेटा प्रेसिडेंट होगा ऐसा नहीं है, वो इलेक्ट होता है, इलेक्टोरल बॉडी होता है, वो इलेक्ट करता है, राइट। उसी तरीके से अमेरिका भी रिपब्लिक है, लेकिन यूनाइटेड किंगडम रिपब्लिक नहीं है, क्योंकि वहाँ अभी भी राजा रानी है और उनके ही वंशज वहाँ के हेड होते हैं, राइट। तो रिपब्लिक का मतलब आप समझ गए। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले पार्ट के लिए, ओके। अब क्या होता है, ये सारा कवायद हो रहा था किसी अच्छा होने के लिए, कुछ चीज़ें अच्छी हो जाएं, लेकिन किस्मत इसके खिलाफ थी। और होता क्या है कि इसके बाद 1 साल के लिए मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर आ जाते हैं, जो लीडर हैं जैकोबिन क्लब के, उनके हाथ में पावर आ जाती है और वो 1 साल तक फ्रेंच लोग याद रखते हैं एज अ रेन ऑफ टेरर। यानी मोनार्की से हट के वो रिपब्लिक में आए, लेकिन जो लोग जो आए, जो किंग बने, जो पावरफुल, मोस्ट पावरफुल पर्सन बने, मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर, वो भी कम नहीं थे। उन्होंने ऑलमोस्ट वैसा ही काम किया जो मोनार्की के समय में होता था। तो रॉबस्पियर जो थे, मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर, पूरा नाम याद होता तो रॉबस्पियर भी आप याद रख सकते हैं। ही फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। सीवियर यानी कि रॉबस्पियर फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट, पूरा कंट्रोल रखते थे। अगर कोई उनकी बात के खिलाफ जाता था, उस पर एक केस चलता था और उसके बाद अगर प्रूव हो गया तो मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता था। Whoever he found being enemy were arrested, imprisoned and tried. Okay? If the court found them guilty, they were guillotined. अब ये जिसके साथ भी, तो इस तरह से पूरा जो माहौल था वो काफ़ी टेरर का हो गया। लोग बहुत डर रहे थे क्योंकि ये इनके मन में कुछ आया, उन पर ट्रायल चलता था और ट्रायल के बाद उन्हें मार दिया जाता था। तो ये 1793 से 1794 तक, ये लगभग 1 साल तक ये इन्होंने राज किया और वो समय को माना जाता है कि ये रेन ऑफ टेरर का टाइम था। अब क्या होता है, बाद में इनको भी पकड़ करके इनको भी सजा दी गई और जिस चीज़ से ये लोगों को मारकर काफ़ी मज़े लेते थे, उसी तरीके से इनको भी गलिटिन कर दिया गया। आइए देखते हैं इसके आगे। तो यहाँ पर एक चीज़ आप जान लीजिए कि ये जो द गलिटन वॉज अ डिवाइस, किस तरह का डिवाइस था। तो 2 ऐसे वुडन पिलर थे और यहाँ पर एक ब्लेड लगा होता था और जिसको भी सजा देनी होती थी, ये देखिए, इसे सजा देने के लिए इसको लाया गया, इसके सर के पास में एक यूं लकड़ी से फंसा दिया गया कि हट नहीं पाए। उसके बाद ये रस्सी छोड़ देते थे और इनका गला कट जाता था, इस तरह से मार दिया जाता था, बिहेडेड। इट वॉज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर गलिटन हु इन्वेंटेड इट, जिन्होंने इसको बनाया था। इस पर एक टैंजेंट ये ब्लेड होता था, स्ट्रेट नहीं, ऐसे टैंजेंट होता था, राइट। अब क्या था यहाँ पर थोड़ा सा और हम जान लेते हैं कि ये जो मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर थे, इन्होंने क्या क्या किया था। तो यहाँ पर देखिए, ही लॉज प्लेसिंग अ मैक्सिमम सेलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस। तो पूरी जनता इनसे परेशान थी, क्यों थी कि इन्होंने फिक्स कर दिया था ये सामान इतने में बिकेगा, ये आदमी जो इतना काम, इसको वेज इतना ही मिलेगा, इसके ऊपर नहीं। अब इससे जनता बहुत परेशान हो गई, स्पेशली जो बिजनेस क्लास था। अब उसने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसी चीज़ का अगर जितना है उससे कम का आपने सीलिंग लगा दिया कि इसके ऊपर आप नहीं बेच सकते हो, बहुत परेशानी थी। या प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम था तो भी ये बिजनेस को आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल था। तो बिजनेस क्लास बहुत परेशान था। ऐसे ही और भी क्लास, जैसे पीजेंट क्लास परेशान था, जो किसान थे वो भी बहुत परेशान थे। क्यों थे, अभी आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, मीट और ब्रेड, इट वॉज रेशन। जो उनका स्टेपल फूड था, मीट और ब्रेड, उसको भी रेशन कर दिया गया, उसके प्राइस को रेशन कर दिया गया, राइट। पीजेंट्स वेर फोर्स्ड टू सेल एट फिक्स्ड प्राइसेस। पीजेंट्स को एक फिक्स प्राइस पर ही कोई सामान बेचना था। अब सोचिए उसके लिए भी कितनी परेशानी थी। हो सकता है राजा ठीक से असेसमेंट नहीं किया हो, जो लीडर है ठीक से असेसमेंट नहीं किया हो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, एक किसान को जो भी उसने प्रोड्यूस किया उसका कॉस्ट कितना हुआ, इन्होंने सीलिंग लगा दी, तुम्हें इतने ही में बेचना है। अब क्या होता है, द यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव व्हाइट फ्लोर वॉज फॉरबिडन। एक व्हाइट फ्लोर, सफेद आटा होता था, महंगा था, उसको बंद कर दिया गया। ऑल सिटीजन्स वर रिक्वायर्ड टू ईट इक्वालिटी ब्रेड। अब ब्रेड का उन्होंने नाम ही कर दिया, सबको एक ही जैसा ब्रेड खाना है, एक ही बराबर का ब्रेड खाना है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। और इसको उनकी भाषा में पेन डी इगलाइट कहते हैं, पेन
डी एगलाइट यानी इक्वालिटी ब्रेड, इक्वल सबको। तो किसान परेशान थे कि उनका जो भी वाइट फ्लोर था वो उसको रेशन कर दिया था उसके दाम को। जो बेचने वाले थे वो परेशान थे क्योंकि सामान का जो कॉस्ट, जो भी प्राइस उन्होंने फिक्स किया उसी पर बेचना था। अब ये सिचुएशन काफ़ी केओटिक था पूरी सोसाइटी का। रॉबिन मैक्स, इनका नाम कई बार मुझे भी याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इनका नाम था मैक्सिमिलियन रॉबस्पेयर, राइट। तो अब ये हम पॉइंट देखिए, इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल, एक ट्रेडिशन था फ्रांस में कि सर या मैडम कहने का, यानी कि मॉन्सियर, सर यानी मेल को कहते थे, मॉन्सियर मैन को, और मैडम कहते थे मैडम को, लेडीज को। इन्होंने बोला कि नहीं, ये जो दोनों नाम है, ये जो दोनों तरीका है किसी को बुलाने का, किसी को, ये बताता है, ये बड़े और छोटे का डिफरेंस बताने लगता है। आप किसी को मैडम कहें, किसी को सर बोले, मॉन्सियर बोले, तो ये लगता है कि ये क्लास डिफाइन हो गया, ये नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने बोला क्या, किस तरह से बुलाना है, सिटोयन एंड सिटोयनी, सिटोयन एंड सिटोयनी, सिटोयन किसको, मैन को, सिटोयनी किसको, फीमेल को। इस तरीके से आपको बुलाना है, राइट। तो लोगों को ये भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा था, ये हर चीज़ में बता रहे थे, ठीक है। नाउ चर्चेज, लास्ट में इन्होंने तो और भी गड़बड़ कर दिया, जितने चर्चेज थे उसको शट डाउन कर दिया और उसके बिल्डिंग को अपने ऑफिसेज में या बैरिक्स में कन्वर्ट कर दिया। अब ये सारी चीज़ों से पूरी सोसाइटी एकदम से परेशान थी, सब सिटीजन परेशान थे कोई ना कोई बात को लेकर के। अब आगे क्या होता है, तो रॉबस्पेयर pursued his policy so relentlessly that even his supporters began to demand moderation। कि इतना रिलेंटलेस थे कि अगर किसी ने थोड़ा सा भी कुछ किया तो कोई माफ़ी वाफ़ी नहीं है, सीधा मार दो इनको, राइट। इसी पॉलिसी से आगे बढ़ रहे थे, काफ़ी रथलेस थे। तो इवन इनकी पार्टी में भी जो लोग थे वो भी इनसे परेशान हो गए। जो मॉडरेट्स थे उनको इनके तरीके पसंद नहीं आ रहे थे। अब क्या होता है, फाइनली ही वॉज कन्विक्टेड बाई कोर्ट इन जुलाई 1794। ही वॉज अरेस्टेड एंड ऑन द नेक्स्ट डे सेंट टू गुइलेटन। इनको भी मार दिया गया। तो जनता फ्रांस में हर बार कुछ अच्छा कर रही थी, कुछ और सिस्टम लाना चाहती थी जिससे पब्लिक को ज़िंदगी आसान हो जाए, थोड़ा टैक्स सिस्टम कम हो जाए, जो लोअर तबका है उसको कुछ वोटिंग राइट मिल जाए। ये कोशिश की गई, लेकिन हर बार उल्टा ही पड़ता चला गया और कुछ हद तक तो कामयाबी मिली, पर अल्टीमेटली जो हेड ऑफ द कंट्री था वो हमेशा ही एक रथलेस इंसान मिलता चला गया। अब क्या होता है, अब फिर से वापस ये जो जैकोबिन क्लब के जो हेड थे, या जैकोबिन क्लब का जो यहाँ राज था 1 साल का, ये माना जाता था ये क्लब बना ही था जिसमें गरीब लोग थे, स्ट्राइप पैंट वाले, रेड टोपी वाले। तो ये लोग जो थे अपने एक हेड को रूल करने के लिए बोले, लेकिन वो हेड भी ऐसा निकला जिसने जो काफ़ी रथलेस रहा है। अब आगे क्या होता है वो देखते हैं। नाउ अ डायरेक्टरी रूल्स इन फ्रांस। अब एक नया रेजीम आता है, नए लोग आते हैं, और जो गरीबों का कहा जाता है कि राज था वो फिर से हट गया और फिर अमीर लोगों के हाथ में आ गया। और अब क्या होता है, जो वोटिंग राइट्स मिला था, जैकोबिन क्लब जो आकर के वोटिंग राइट्स दिया था कि पैसे के हिसाब से नहीं होगा, जिसका वो एज है, फ्रांस में जन्म लिया है, वो सभी मेल, हालांकि फीमेल उस समय भी नहीं थी, सभी मेल वो वोट कर सकते थे। तो जो मनी का क्राइटेरिया था कि इतना अमीर होना चाहिए वो हटा दिया था, लेकिन फिर वापस वो चीज़ आता है। और देखिए क्या होता है, डायरेक्टरी रूल होता है। द फॉल ऑफ जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउड द वेल्दियर मिडिल क्लास टू सीज पावर। अब वेल्दियर मिडिल क्लास जो था वो पावर में आ गया, और उसने क्या क्या किया, अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन डिडंट अलाउ नॉन प्रॉपर्टीड मैन टू वोट। अब फिर उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन में फेरबदल किया, और इसमें फिर से जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है वो लोग वोट नहीं दे सकते हैं। याद है ना, एक्टिव एंड पैसिव सिटीजन जो था, कौन लोग वोट दे सकते हैं, कौन लोग नहीं दे सकते हैं। तो फिर यहाँ पर क्या आ गया कि अब वेल्दी लोग ही फिर वोट दे सकते हैं, ठीक है। नाउ एक और आगे क्या किया इन्होंने, इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि यार पावर एक ही आदमी के हाथ में चला जा रहा है, जिससे कि ये दिक्कत हो रही है, ठीक है। रॉबस्पेयर मैक्सिमिलियन जो था, मैक्सिमिलियन रॉबस्पेयर, उसके हाथ में चला गया था, सारा पावर उसके पास था, इसलिए ये प्रॉब्लम हुआ। इन्होंने फिर इसको डिवाइड करने की कोशिश की।
क्या किया कि अब नया जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाया उसमें ये था, एक तो वोटिंग के लिए लाया कि अब फिर से जिसके पास प्रॉपर्टी है वही लोग वोट दे सकते हैं, गरीब लोग वोट नहीं दे सकते हैं, विमेन तो पहले भी बाहर थी। इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब पहले एक था, अब इन्होंने 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बना दिया। देन अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी अपॉइंट हुआ और एग्जीक्यूटिव में अब 5 मेंबर्स हो गए, राइट। तो पावर डिवीजन हो गया, ऐसा माना गया कि अब कुछ नहीं होगा। दिस वॉज मेंट टू सेफगार्ड अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन वन मैन एग्जीक्यूटिव एज अंडर द जैकोबिन्स का जो था, एक ही हाथ में पावर चला गया था, उससे हट जाएगा, ऐसा मान करके इस तरीके का चेंजेस लाया गया। अब क्या हो रहा है, तो डायरेक्टर्स ओफन क्लास विद लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब काउंसिल्स के मेंबर्स में, काउंसिल में और डायरेक्टर्स में काफ़ी लड़ाई होने लगा। अब इन दोनों की लड़ाई में इतनी बात आगे बढ़ गई कि एक मौका तीसरे को मिल गया पावर में आने का। तो अब क्या होता है, द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी द डायरेक्टरी पेव द वे फॉर राइज ऑफ मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट। अब उनकी एंट्री होती है फ्रांस में। आगे देखते हैं कहानी क्या रंग लाती है। इस बीच में हमको 2 बातें और देखनी है। नेपोलियन बोनापार्ट आगे, उसके बारे में आगे जानेंगे हम। अब यहाँ 2 चीज़ें जाननी है आपको नेक्स्ट में। एक तो विमेन ने क्या क्या किया, उनका कंडीशन क्या था, इसके बारे में जानना है। और लास्ट पार्ट में आपको जानना है स्लेवरी के बारे में, किस तरह से फ्रेंच या यूरोपियंस जो हैं उनके पास कॉलोनीज तो हो गई, लेकिन वहाँ पर वो काम नहीं करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि यूरोपियंस जा कर के कॉलोनीज में एग्रीकल्चर का काम करें, तो उसके लिए उनको स्लेव्स या लोगों की ज़रूरत थी। किस तरह से स्लेव्स का वो इंतजाम करते थे और कब जाकर स्लेवरी हटी, वो हम लास्ट पार्ट में जानेंगे। उसके पहले जो विमेन का कंडीशन था, वो लोग किस तरह से एक्ट कर रहे थे, उन पर क्या परेशानी थी, इसको हम जानेंगे, राइट। तो स्टूडेंट्स थोड़ा आगे बढ़ते हैं। डिड विमेन हैव अ रेवोल्यूशन? क्या इस रेवोल्यूशन में उनका भी हाथ था या उन्होंने क्या किया अपनी बात को आगे रखने के लिए? तो उनका डिमांड ही पहले क्या था वो हम जानें, राइट। तो आपको इतना तो अंदाजा लग गया होगा उनका मेजर डिमांड क्या था। मेजर डिमांड था कि उनको वोटिंग राइट्स मिले और लेजिस्लेटिव असेंबली में उनको भी जगह मिले, यानी कि कोई भी डिसीजन लेने में उनका भी हाथ हो और इलेक्शन में उनको वोट देने का अधिकार मिले। मेन यही बातें थी। अब आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग विमेन वर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द इवेंट्स। ओके, मोस्ट विमेन ऑफ द थर्ड स्टेट, तीसरा तबका जो था थर्ड स्टेट, हैड टू वर्क फॉर अ लिविंग। दीज विमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग। तो जो लोअर तबका था थर्ड स्टेट का, वहाँ विमेन का कंडीशन क्या था, उनको पढ़ने का, उनको स्कूल का एक्सेस नहीं था। तो गरीब ही थे और पढ़े लिखे नहीं थे। इसीलिए उस समय में आपको कुछ सिंबल्स यूज होते थे जिसके बारे में मैं आगे बता दूंगा। जैसे एक ब्रोकन चेन था एक सिंबल। तो ये जो रेवोल्यूशन आगे बढ़ाने के लिए तरह तरह के सिंबल्स भी यूज होते थे ताकि लोगों को बात को पहुंचाया जा सके। जैसे ब्रोकन चेन था, रेड कैप था लिबर्टी के लिए। ब्रोकन चेन था कि यानी कि हम इनके साथ, यानी कि अब चेन, स्लेवरी चेन, ये सब टूट जाए। इस तरीके के सिंबल्स भी यूज हुए थे फ्रेंच रेवोल्यूशन में। अब आगे बढ़ते विमेन के बारे में और हम जानते हैं। तो 2 क्लास था मेनली। एक तो गरीब क्लास था जिसको स्कूल का एक्सेस नहीं था, पढ़े लिखे नहीं थे लोग, और उनको काम बहुत करना पड़ता था। ठीक है, घर का भी काम, पैसे लाने के लिए उनको दूसरे जॉब्स भी करने पड़ते थे। दूसरा तबका था जो नोबल्स का था, जो अमीर लोग का था। उनके यहाँ के विमेन को पढ़ने का तो एक्सेस था लेकिन उनको काम करने का एक्सेस नहीं था। अभी सिचुएशन में आगे क्या बढ़ता है। नाउ वर्किंग वीमेन हैड आल्सो टू केयर फॉर देयर फैमिलीज। अब वर्किंग वीमेन जो कि थर्ड स्टेट की जो गरीब वीमेन थी, एक तो वो पढ़ी लिखी नहीं थी, स्कूल जाना उनके एक्सेस में नहीं था, और दूसरा उनको घर का भी काम करना पड़ता था। काफ़ी सारे वर्क थे। दे हैव टू लुक आफ्टर देयर फैमिलीज। कुकिंग था, फेचिंग वाटर था, पानी लाना रहता था। पहले टैप वैप में उस समय नहीं आता था सर, पानी उनको भी लाना पड़ता था। देयर वेजेस वेर लोअर देन दोज ऑफ मैन। ये एक अलग परेशानी थी। 10 घंटे आदमी काम करे उसको ज़्यादा पैसे मिले, 10 घंटा कोई लेडी काम करे उसको पैसे कम मिले। अब आगे बढ़ते हैं। डॉटर्स ऑफ नोबल्स एंड wealthier members of the third estate could study at a convent and after which their families arranged marriage for them। तो वो काम नहीं करती थी, जब पढ़ लिख जाती थी तो उनकी शादी कर दी जाती थी। तो women का मेनली ये 2 तबका था। Now to discuss and voice their interest। अब women जो थी अपने इंटरेस्ट का, ये वोटिंग राइट्स के लिए या असेंबली में जहाँ पर रूल्स बनते थे
वहाँ पर भी इनका कुछ से हो, वहाँ भी उनको एक्सेस मिले, ये इनका था। ये बात को डिस्कस करने के लिए अब ये छोटे छोटे ये लोग भी अपना क्लब बनाने लगे। उसी में एक क्लब बहुत इंपॉर्टेंट हुआ था, जैसे मेल में क्या हुआ था, मेन में जैकोबिन क्लब था, वैसे ही विमेन में एक क्लब था जो बहुत पॉपुलर हुआ था, द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन विमेन। ये एक क्लब था। फिलहाल इस पे आते हैं, यहाँ पर ऊपर का चीज़ हम पहले पढ़ लेते हैं। टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट विमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर्स। अपना क्लब बनाया, अपना न्यूज़पेपर बनाया, क्लब में डिस्कशन करने लगे, हमको ये राइट मिलना चाहिए, हम लोग कैसे इसको आगे बढ़े, जो भी है, ठीक है। और एक दो क्लब नहीं था, अराउंड 5 डजन था, अराउंड 60 क्लब्स थे, ठीक है। अबाउट 60 women clubs came up in different French cities. Now, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट था, द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन, ये देखिए एपी, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। मेन डिमांड क्या था, जैसा मैंने बताया, उनका मेन डिमांड था राइट टू वोट और एज वेल एज सम पॉलिटिकल राइट्स एज मेन। मेन के बराबर का पॉलिटिकल राइट उनको मिले और उनको वोटिंग का अधिकार मिले, ठीक है। सफरेज, वोटिंग का अधिकार उनको भी मिले। Women were disappointed that the Constitution of 1791, जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने बनाया था, reduced them to passive citizen। जब एक्टिव पैसिव की बारी थी कि इनको पैसिव सिटीजन में माना गया। एक्टिव में वो लोग थे जिनके पास पैसा है, 25 ईयर्स एज है, वो लोग वोट दे सकते हैं। उससे कम के एज का या आपके पास अगर पैसा नहीं है तो मेन भी नहीं दे सकते हैं। दूसरा कंडीशन था कि दूसरा ब्रैकेट था पैसिव वाला, जिसमें मेन के अलावा, गरीब मेन के अलावा विमेन थी, बच्चे थे, वो लोग थे। तो बच्चों को तो खैर वैसे भी नहीं मिले, लेकिन विमेन जिनका एज था उनको तो वो राइट मिलना चाहिए। बहुत समय लगा था। आप लास्ट में पाएंगे कि 1946 में जा करके इनको राइट मिला था वोटिंग का, और 1947 में भारत आज़ाद हुआ था और आज़ादी के जस्ट बाद विमेन को वोटिंग राइट्स मिल गया था। बराबर राइट था, जितना मेन को राइट था वैसे ही विमेन को भी राइट था। आप सोचिए, इतने साल तक वो लड़ाई हुआ था। और ये जो बातें थी, ये एक दो दिन नहीं हुआ था, 200 साल तक ये चला था। विमेन अपने राइट्स के लड़े थे, और सिर्फ फ्रांस में ही नहीं, ये अमेरिका में भी हुआ था, वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में ये हुआ था। हम लोग आगे जानते जाएंगे। थोड़ा सा ब्रीफिंग कर देने से आगे की स्टोरी आपको समझ में आएगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। इसलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, इसलिए थोड़ा सा ब्रीफ करते जा रहे हैं। ओके, विमेन वर डिसअपॉइंटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 reduced देम टू पैसिव सिटीजन्स। दे डिमांडेड द राइट्स टू वोट, टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली एंड टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस। थोड़ा सा पॉलिटिकल राइट्स भी उन्हें मिले, ये डिमांड था। नाउ अब क्या होता है, बट द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट, अब थोड़ा सा कुछ अच्छा काम भी हुआ था। रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस लॉज टू इम्प्रूव द लाइफ्स ऑफ वुमेन। थोड़ा सा काम तो हुआ, लेकिन वोटिंग राइट्स नहीं मिला। थोड़ा सा काम ये हुआ कि स्कूल्स में एक्सेस दिया गया, गरीब विमेन को भी, लड़कियों को भी स्कूल में एक्सेस दिया गया। स्कूलिंग वॉज मेड कंपल्सरी फॉर ऑल गर्ल्स। सबको अब पढ़ना है, कंपल्सरी बनाया गया। अच्छा लगता है ये, लेकिन फिर भी पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिले, अभी पढ़ने का अधिकार मिला, राइट। नाउ डिवोर्स वाज मेड लीगल। अब डिवोर्स एक लीगल राइट हो गया और उसमें दोनों को बराबर मौका मिला। पहले से मैंने ही डिवोर्स देने का अधिकार था, अब विमेन को भी उतना ही अधिकार मिल गया, ठीक है। डिवोर्स वाज मेड लीगल एंड कुड बी अप्लाइड फॉर बोथ विमेन एंड मेन। नाउ विमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स, कुड बिकम आर्टिस्ट और रन स्मॉल बिजनेस। अब उनको ट्रेनिंग मिलने लगी, पढ़ने लगी और थोड़ा सा उनको राइट्स मिला, थोड़ा सा एक्सेस मिला सोसाइटी में, बिजनेस में एंड ऑल, राइट। नाउ रेन ऑफ टेरर। लेकिन अब और कुछ बातें हैं उस टाइम की जो विमेन के बारे में और आपको जानना है कि और क्या कंडीशन था। द न्यू गवर्नमेंट इशूड लॉज ऑर्डरिंग क्लोजर ऑफ विमेन क्लब्स। अब वो तो सब किया, लेकिन नया जो रेजिम आया, नया जो गवर्नमेंट आया, उसने क्या किया, सारे क्लब्स को बंद करो, पहले सारे विमेन क्लब्स को बंद करो। यहाँ गॉसिप्स होता होगा। एनीवे, बैन देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज। उनके सारे पॉलिटिकल एक्टिविटीज को बैन कर दिया। मेनी प्रोमिनेंट विमेन वेर अरेस्टेड। बहुत से लोग विमेन को अरेस्ट कर लिया गया। मोस्ट ऑफ देम वेर एग्जीक्यूटेड। और उनमें से जिनको पाया गया कि आगे के लिए वो थ्रेट हो सकते थे या कुछ ऐसा गड़बड़ लगा उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया। नाउ अब विमेन के कंडीशन के लास्ट पार्ट है जो आप पढ़ लें, समझ लें। द फाइट फॉर विमेन सफरेज कंटिन्यूड फॉर ओवर 200 ईयर्स। 200 साल तक विमेन सफरेज यानी वोटिंग के राइट्स के लिए लड़ाई चली, ठीक है। पूरे यूरोप में, पूरा अमेरिका में ये लड़ाई चला। नाउ विमेन अक्रॉस ग्लोब कैरिड आउट इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट ड्यूरिंग द 19th and 20th सेंचुरी। ये लड़ रहे थे अपने राइट्स के लिए, कोशिश कर रही थी, बहुत कोशिश किया। फाइनली
in 1946 that women in France won the right to vote. बहुत लड़ाई के बाद इनको ये मिला कि अब ये वोट कर सकती है, तो अब जाकर इनको अपने लंबे समय की लड़ाई का ये फायदा मिला। फाइनली स्टूडेंट्स, अब इसके बाद जो हमको पढ़ना है वो है कि किस तरह से स्लेवरी एक बहुत बड़ा मीनास था उस समय में, और लोगों को कैसे पकड़ के स्लेव बनाया जाता था, उनसे काम लिया जाता था, और किस तरह से जाके स्लेवरी फाइनली यूरोप से और फ्रांस से हटा। तो नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के स्लाइड्स में हम इस चीज़ को पढ़ेंगे। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अबाउट द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। ओके स्टूडेंट्स, अब ऑलमोस्ट कंक्लूसिव पार्ट पर हम लोग पहुंच गए फ्रेंच रेवोल्यूशन के, और अब हम देखते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ स्लेवरी वहाँ पे जो था फ्रांस में, व्हाट वाज द ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड, वो क्या था, ये टर्म का मतलब क्या है। उसके बाद हम देखेंगे सोसाइटी में और क्या क्या चेंजेस आए थे, और फाइनली नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। फ्रांस के कुछ कॉलोनीज थे अमेरिका में, जैसे कैरिबियन आइलैंड में मार्टिनिक था, ग्वाडालुप था, सैन डोमिंगो था, इस तरीके के बहुत सारे कॉलोनीज थे। कॉलोनीज क्या होता है अगर आप नहीं जानते तो मैं शॉर्ट में आपको बता दूं। जो पावरफुल कंट्रीज थे ना, उनके अपने डिमांड्स को पूरा करने के लिए, अपने लग्जोरियस लाइफ को पूरा करने के लिए, वो छोटे छोटे और वैसे कंट्री को जहाँ से उनको अपने सामान मिल सकते हैं और उसको वो दबाव दे सकते हैं, उस पर उन्होंने उनको अपना कॉलोनी बना लिया। जैसे इंडिया भी एक कॉलोनी था, श्रीलंका एक कॉलोनी था, साउथ ईस्ट एशियन नेशन के तो काफ़ी सारे कॉलोनीज थे। तो वहाँ से ही अपने सामान, जैसे इनकी अपनी ज़रूरत के सामान ले जाया करते थे। तो फ्रांस के जो कॉलोनीज थे वहाँ पे सामान तो बहुत मिलता था, जैसे उनको टोबैको बहुत डिमांड था यूरोप में, टोबैको, इंडिगो, शुगर, चीनी का, कॉफ़ी का। लेकिन इनकी प्लांटेशन के लिए इनको किसान चाहिए थे, लेबरर्स चाहिए थे। अब ये खुद जाके तो करेंगे नहीं, इसी डिमांड को पूरा करने के लिए इन्होंने सिस्टम एक निकाला कि कैसे यूरोप से वो निकलते थे, अफ्रीका जाते थे, वहाँ से वो स्लेव्स खरीदते थे और फिर उसे ला करके सेल ऑफ करते थे यूरोप में भी और अमेरिका में भी, और इस तरीके से वो चीज़ों को आगे बढ़ाते थे। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं। बट यूरोपियंस वर रिलक्टेंट टू वर्क देयर। अब इनको सामान तो चाहिए था अपने कॉलोनीज से, लेकिन ये वहाँ जाकर काम नहीं करना चाहते थे। दिस स्टार्टेड ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड, और इसी से ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड का जन्म हुआ। अब देखिए यहाँ क्या था इसमें, ये स्टार्टेड इन 17th सेंचुरी, यानी 1600 से लेकर 1700 तक के बीच का ये बात है। उस समय शुरू हुआ था। इट वॉज बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। ये 3 कॉन्टिनेंट थे जिसमें ये चला था। और ये देखिए यहाँ पर छोटा सा पिक आपको दिखा रहा हूँ, अगले स्लाइड में मैं बड़ा करके भी इसे दिखा दूंगा आपको। इट वॉज बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ लेबर ऑफ यूरोपियन प्लांटेशंस। तो अब क्या था देखिए यहाँ पे, अब इनको लेबरर्स चाहिए थे, कहाँ से मिलेंगे? तो चांसेस था इनको अफ्रीका से मिलेंगे, थोड़ा गरीब सा देश था, अमीर था नहीं। तो किस तरह से इन्होंने किया, यहाँ देखिए यूरोप से निकलते थे ये और यहाँ पे जाते थे अफ्रीका में, यहाँ से ये स्लेव्स लेते थे और फिर यहाँ से इसको लेकर के और इधर अमेरिका में भी पहुँचाते थे और यूरोप में भी अपने पास लाते थे। वहाँ के यूज़ के लिए भी इनको इस्तेमाल किया जाता था। कई चीज़ें देखिए यहाँ पर, अमेरिका से क्या इनको मिलता था? टोबैको, शुगर, कॉटन टू यूरोप, फिर यहाँ इधर से स्लेव्स टू अमेरिका ले जाते थे, अपने यहाँ से भी सामान बना करके फिर फाइनली अफ्रीका में भी ले जाकर बेचते थे। जैसे टेक्सटाइल्स था या मैन्युफैक्चर्ड गुड्स थे, रॉ मटेरियल ले जाते थे और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बेचते थे वहाँ पर। अब आइए इसका थोड़ा सा बड़ा मैप करके हम देख लेते हैं। ये यहाँ पर क्लियर हो रहा है ज़्यादा। ये यूरोप है, एक कॉन्टिनेंट हो गया, अफ्रीका दूसरा कॉन्टिनेंट हो गया। यहाँ से निकलते थे अपने शिप्स में, 2 बहुत ही फेमस जगह थे जहाँ से ये शिप्स लेकर जाते थे और वो 2 जगह बहुत अमीर हो गए थे यूरोप में, इसमें फ्रांस में 2 जगह। अब ये यहाँ से लेबर्स लिए, स्लेव्स बनाया उनको, उनकी ब्रांडिंग की, उनके पीठ पे दाग बनाते थे, उनकी ब्रांडिंग करते थे, ये मेरा है, ये उसका है, यहाँ से या जो भी है। फिर उसको ले जा करके उन स्लेव्स को पहुँचा देते थे अमेरिका में या फिर यूरोप में, ठीक है, जैसी ज़रूरत रहती थी। और उसके बाद उन लेबरर से काम ले करके और अपनी ज़रूरत की चीज़ें वो ले लेते थे
मंगा लेते थे। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि फ्रेंच मर्चेंट्स सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ बोर्डियो एंड नैंटस। अब क्या था कि फ्रांस में दो जगह थी, बोर्डियो एंड नैंटस। इन दो जगह से अफ्रीकन कोस्ट के लिए शिप्स निकलती थी और वहां से जाकर के अफ्रीका से वेयर दे बॉट स्लेव्स फ्रॉम लोकल चिफ्टन्स, वहां से वो उनको खरीदते थे। लोकल चिफ्टन्स से वो लेते थे, पैसा दे करके, धमका करके, बहुत से तरीके थे, उससे वहां से लेकर के वो जाते थे। अब इनको लेकर के इनकी ब्रांडिंग की, यानी इनके पीठ पर दाग वाग बनाए। आपको दिखाता हूँ ये देखिए, ये सिर्फ चोट नहीं है, ये दाग करके ये सब ब्रांडिंग हुआ करता था, राइट। अब यहाँ पे ब्रांडेड एंड शैकल्ड, उनको बंद करके देखिए किस तरह से बांध करके, और 2 से 3 महीने तक का वॉयज होता था, टूट जाते थे वो लोग, ठीक है। फिर तो मानना ही था बात उनको। Slaves were packed tightly into ships for 3 months long voyage. Now, then they were sold to European plantation owners. Now, exploitation of slave laborers made it possible to meet the growing demand in European markets for sugar, coffee, and indigo. Other things were also there. These were the prominent things. Ports like Bordeaux and Nantes owed their economic prosperity, और बहुत prosper हो गए ये दोनों, तो they owe their economic prosperity to the flourishing slave trade. Fine. So now let's see the next slide. The National Assembly, ऐसा नहीं था कि इसके बारे में लोगों ने बात नहीं की। नेशनल असेंबली में भी ये मुद्दा उठा था कि स्लेव्स को भी वो राइट दिए जाए, जो इनको ये फ्रीडम दिया जाए, लेकिन फाइनली इस बात को माना नहीं गया। क्यों नहीं माना गया? रीजन क्या हो सकता है? तो प्रोबेबल रीजंस में ये था कि देखिए, पूरी सोसाइटी में राजा तो वैसे भी नाराज था नेशनल असेंबली से। अब उसके बाद सोसाइटी में भी अगर मान लीजिए मर्चेंट्स भी नाराज हो जाएं तो फिर मामला बहुत उलझ जाता। तो मर्चेंट्स नहीं नाराज हो, इसलिए स्लेवरी को और आगे किया गया, यानी कि उसके बारे में डिस्कशन हुआ लेकिन कोई लॉ पास नहीं हुआ, तो उनको फ्रीडम नहीं मिला। यूरोपियंस को फ्रीडम की बात करते थे, फ्रांस के फ्रीडम की बात करते थे, उनके लोगों की, लेकिन इन स्लेव्स के फ्रीडम की बात किसी ने नहीं की। सो दिस इज व्हाट इज रिटन ओवर हियर। द नेशनल असेंबली had debates upon whether the rights of man should be extended to slaves, but never passed any law, fearing opposition from businessmen. Finally, the convention freed all slaves in the French overseas possession in 1794. But 1794 में एक तो नेशनल असेंबली ने ये काम किया, यानी जैकोबिन क्लब वालों ने ये काम किया, लेकिन याद रखिए तब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर गुजर चुके थे, उनके बाद का ये बात था। तब 1794 में एंड में लेबरर्स को फ्री कर दिया गया, स्लेव्स को फ्री कर दिया गया। फाइनली द कन्वेंशन फ्रीड ऑल स्लेव्स इन द फ्रेंच ओवरसीज पोसेशन इन 1794, जो फ्रेंच कॉलोनीज थे वहां से। नाउ लेकिन फिर क्या हुआ? 10 ईयर्स के बाद, जस्ट 10 ईयर्स के बाद 1804 में नेपोलियन आते हैं और उन्होंने फिर से रीइंट्रोड्यूस कर दिया स्लेवरी को, राइट। तो फ्रीडम वॉज मिस इंटरप्रेटेड एज द राइट टू एनस्लेव अफ्रीकन निग्रोज इन परस्यूट ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। अब इसको मिस इंटरप्रेट किया गया कि फ्रीडम हम लोग देंगे फ्रांस के लोगों को, और उनको फ्रीडम होनी चाहिए ताकि वो स्लेव्स को ले आए और अपने यहाँ काम करें। तो फ्रीडम को इस तरह से इंटरप्रेट किया गया। खैर बहुत साल के बाद, लगभग 200 साल के बाद, स्लेवरी वॉज फाइनली अबॉलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848, क्योंकि उसके बाद तब कुछ समय के बाद तो ये नेपोलियन भी जा चुके थे, जिसके बारे में अभी पढ़ेंगे हम। इस बीच में 2 टर्म आए, वो 2 टर्म को समझ लीजिए, वो यूज बहुत हुआ। नीग्रोज, अ टर्म यूज फॉर इंडिजिनस पीपल ऑफ अफ्रीका साउथ ऑफ सहारा। इट इज डिरोगेटरी टर्म नॉट इन कॉमन यूज एनी लॉन्गर। ये डिरोगेटरी टर्म था, किसी को खराब से बोलना रहता है तो उसको नीग्रोज कहते थे, काले लोग को नीग्रोज कहते थे, ठीक है। नहीं यूज कीजिएगा, आप भी नहीं यूज कीजिएगा, करना भी नहीं चाहिए, ये एक डिरोगेटरी टर्म है, राइट। किसी को बुरा कहना है तो निग्रोज कहते हैं। नाउ दूसरा इमांसिपेशन, द एक्ट ऑफ फ्रीइंग, किसी को फ्री कर देना, उसको साइकिल से बाहर कर देना, जैसे इन लोग फ्री हो गए थे, राइट, इमांसिपेट हो गए थे। कब हुए थे? ये देखिए यहाँ पे 1848 में। अब यहाँ के बाद ये 2 टर्म आप जान गए, ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल ये चेन से अलग हो गए, इमांसिपेट हो गए, राइट। अब आता है द रेवोल्यूशन है एवरीडे लाइफ। अब रेवोल्यूशन उधर चल रहा था, ट्रेड हो रहा था, एवरीडे लाइफ में क्या फर्क आया था, क्या क्या चेंजेस हुआ था, वो जरा सा देख लेते हैं।
और एक बहुत बड़ा चेंज ये हुआ था कि सेंसरशिप हट गया था। अब लोग बोल सकते थे। पहले सिर्फ राजा का सेंसरशिप चलता था, राजा के बड़ाई के बारे में कुछ कहोगे तभी होगा, लेकिन सेंसरशिप हट गया था। सो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ यहाँ पे, जैकोबिन क्लब का मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का जब राज आ गया था, उसके बाद से थोड़ा थोड़ा चीज़ें ऐसे होने लगा था। सो द ईयर फॉलोइंग 1789 इन फ्रांस सॉ मेनी चेंजेस इन द लाइव्स ऑफ men and women and children. The revolutionary government took it upon themselves to pass laws that would translate the ideas of liberty and equality into everyday practice. So liberal लोग फील करें, याद है ना लाल टोपी वाले, तो वो कॉन्सेप्ट अपने पर लाए थे, तो लोगों के पास भी सो लोगों में लिबर्टी फील हो, इक्वालिटी फील हो, इसके लिए कोशिशें की गई। अब जिसमें पहला काम किया गया एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप, सेंसरशिप हटा दिया गया। सेंसरशिप हटा लेने से क्या हुआ कि लोग अपने विचार को, अपनी बात को आगे रख पाते थे। उन्हें ये डर नहीं था कि मेरा अपना व्यूज़ किसी को हार्म करेगा और फाइनली उसे ऐसा नहीं बुलेटिन कर दिया जाए, वो सब चीज़ें अब हट गई थी। तो अब आता है एक और चीज़, कुछ डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, कुछ सिटीजन्स को कुछ और छोटे मोटे राइट्स भी दिए जाने लगे थे सोसाइटी में। नाउ अब आता है उसी चीज़ का एक्सटेंशन है यहाँ पे, न्यूज़पेपर्स, पैम्पलेट्स, बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर्स डिस्क्राइब एंड डिस्कस द इवेंट्स एंड चेंजेस टेकिंग प्लेस इन फ्रांस। अब बुक्स में लोग लिखने लगे, पैम्पलेट्स में लिखने लगे, कुछ प्रिंटेड मटेरियल में लोगों ने अपने बातों को लिखना शुरू कर दिया बिना डर के, और उनका कोई सेंसरशिप, यानी कि जो वो लिख रहे हैं फिर उसमें कट्स लग रहे हैं और अपने हिसाब से चीज़ों को आगे ले जाया जा रहा है, ऐसा नहीं था। नाउ फ्रीडम ऑफ प्रेस मेंट, अब ये सब चीज़ें जो थी ना, फ्रांस से पूरी दुनिया ने सीखा। ये फ्रांस एक बहुत बड़ा लेगेसी देकर गया था उस समय में कि फ्रीडम कोई चीज़ है, डेमोक्रेसी कोई चीज़ है, आपको उन लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन एक चीज़ है, राइट टू वोट एक चीज़ है। इस पर उन लोगों ने बहुत बहस किया था और काफ़ी आगे आए थे, जिसका फ़र्क सभी कॉलोनियल प्लेसेस पर तो पड़ा था, जिसमें इंक्लूडिंग इंडिया था। अब देखिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस मेंट दैट अपोजिंग व्यूज ऑफ इवेंट्स कुड बी एक्सप्रेस्ड। कोई अपोजिंग व्यूज अब आप एक्सप्रेस कर सकते थे। ईच साइड sought टू कन्विंस द अदर्स ऑफ इट्स पोजीशन थ्रू द मीडियम ऑफ प्रिंट। अपनी बातों को दूसरों तक कहते थे। नाउ प्लेज, सॉन्ग्स एंड फेस्टिव प्रोसेशंस अट्रैक्टेड लार्ज नंबर ऑफ पीपल। अब कोई फेस्टिवल होता था, कोई प्रोसेशन निकलता था, सारे लोग जाते थे। प्रोसेशन किसी बात के लिए भी होता था तो कोई अपोज नहीं करता था, उनकी बात को सुनते थे वो लोग। तो अब ये सब फ्रीडम इनको मिल गया था, राइट। ये देखिए यहाँ पेन हो गया, आप लिख सकते थे, ये चेन टूट गया था बाद में। अब आते हैं नेपोलियन बोनापार्ट 10 साल के बाद, और फिर से फ्रेंच कॉलोनीज में स्लेवरी स्टार्ट हो गया। नाउ 1804 नेपोलियन बोनापार्ट क्राउन्ड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस। ही सॉ हिज रोल एज अ मॉडरेटर। शुरू में तो लगा, लोगों को भी लगा कि मॉडरेटर है ऑफ यूरोप। ही इंट्रोड्यूस मेनी सच लॉज जो इसको सब्सटेंशिएट भी करते हैं। तो क्या हुआ था, द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी ये ले आए। प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, कोई ले नहीं सकता किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी को। द यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेज एंड मेजर्स ले आए, डेसिमल सिस्टम ले आए। तो इनको लिबरेटर की तरह लोग देखते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, हर जगह नेपोलियन की आर्मी दिखने लगी, उनके सैनिक दिखने लगे, तो लोगों में धीरे धीरे ये बात बनने लगा कि लिबरेटर नहीं है, ये भी वैसा ही, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। और फाइनली ऐसा हुआ कि ये भी हार गए इन द बैटल ऑफ वाटरलू इन 1815। नाउ स्टूडेंट्स, इनके बारे में थोड़ा ज़्यादा अगले क्लास के बुक में हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल इतना ही था कंक्लूसिव पार्ट में इसमें, और थोड़ा सा और एक्सटेंशन है जो यहाँ जान लेंगे। अब लेगेसी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने पूरी दुनिया को क्या दिया। हमको भी लगता है यार हम अब नहीं पढ़ने से फुर्सत नहीं है कि और इनका फ्रेंच रेवोल्यूशन को क्यों पढ़ते हैं, लेकिन आप ये देखिए यहाँ पर इनके द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स, ये यहीं से लोगों को मिला था। were the most important legacy of French Revolution. Soon the idea of French Revolution spread across the globe, right? Colonized people, here it should be, okay, colonized people reworked the idea of freedom from bondage into their movements to create sovereign nation states. So colonized people, they started reworking with the idea of freedom from bondage, और ये हर जगह ये चीज़ फैलने लगा था। भारत में भी टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय वर द टू एग्जाम्पल्स ऑफ इंडिविजुअल्स हु रिस्पॉन्डेड टू द आइडियाज कमिंग फ्रॉम रेवोल्यूशनरी फ्रांस।
तो वहाँ से भी आई, यहाँ पर भी उसका फर्क पड़ा था टीपू सुल्तान पे या राजा राम मोहन राय पे। इन लोगों ने भी उनके आइडियाज़ को काफ़ी फॉलो किया था। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। आई बिलीव ये टॉपिक आपको समझ में आ गया।